नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन अपने आप में एक कौशल है और ये आपके पास होना चाहिए, हर अभ्यर्थी के पास होना चाहिए जो कि मुख्य परीक्षा देने का इच्छुक है और निश्चित रूप से उसे देना होगा, तभी वो चयनित हो पाएगा। देखिए, निबंध लेखन को ठीक ढंग से करने का यानी लिखने का तरीका सीखने का कुल मिलाकर फ़ायदा ये होता है कि न सिर्फ आप अच्छे निबंध लिख पाते हैं बल्कि अच्छे उत्तर लिख पाते हैं, जो कि हर जगह आपकी मदद करता है, चाहे वो आपका वैकल्पिक विषय हो या आपके जीएस के 4 पेपर हो। तो शुरू करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 निबंध लिखने का आपको अवसर देता है। 700 शब्दों के, मतलब 700 शब्द के आसपास आपको लिखना होता है। वहाँ शब्द गिना नहीं जाता है। एक अंदाजा आपको होना चाहिए कि आप किस हिसाब से लिख पा रहे हैं। और किसी भी निबंध को आवश्यकता से अधिक समय भी हमें नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास समय बच गया है तो उसको एक ही निबंध में खपा दें। उसको इस हिसाब से बांट कर चलना होता है, विशेष रूप से परीक्षा हॉल में, कि हम तीनों निबंधों पर समान समय खर्च करें और समान अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें। कुछ लोग एक ही निबंध पर अपना सारा कौशल झोंक देते हैं और परिणाम ये होता है कि बाकी दोनों खराब हो जाते हैं या फिर औसत से नीचे चले जाते हैं। तो ये परफेक्शन वाला चक्कर छोड़कर आपको तीनों में औसत से अच्छा थोड़ा सा प्रदर्शन करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे निबंध को लिखने के लिए पहले योजना बनानी होती है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं ना, तो वैसे ही निबंध में भी ये स्ट्रेटेजी होती है जिसको कि हम प्रारूप कहते हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये शंका रहती है कि प्रारूप को क्या ऊपर लिखना चाहिए? नहीं, ये चीज़ जो है ये यहाँ पर ऊपर इसलिए लिखी गई है ताकि आप इसको देखकर समझें कि प्रारूप कैसे बनाया जाता है। लेकिन वहाँ परीक्षा हॉल में ये काम आपको रफ एरिया में करना होगा। ये जो पूरा मैटर है ना, इसको रफ वर्क में करिएगा, जहाँ आप कोने अतरे कहीं लिख रहे हो, और फिर काट दीजिएगा। जब काम हो जाए तो काट दीजिएगा। जो फेयर काम है वो यहाँ से शुरू होता है। तो अपना प्रस्तावना से आप शुरू करेंगे। प्रारूप को सामने फ्रंट पे नहीं बनाना है, यहाँ इसलिए बनाए ताकि आपको दिखाई दे। तो प्रारूप में सबसे पहले प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में आप जो मुद्दा चल रहा है या जिस टॉपिक को आपने चुना है उसके विषय में थोड़ा व्याख्या करते हैं या उससे संदर्भ जोड़ते हैं कि इस विषय की चर्चा ही आखिर क्यों हो रही है, आखिर ऐसी इसमें क्या बात है। इन सब सारी चीज़ों को जोड़कर आप शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आपको एक लिंक मिल जाता है कि अच्छा इसी टॉपिक पर हमें आगे बढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे के पैराग्राफ अपने आप बनते जाते हैं। आमतौर पे मेन बॉडी जो होती है उसमें कुछ तथ्यों का समावेश किया जाता है जो कि संबंधित शीर्षक से जुड़े हुए होते हैं। शीर्षक का चयन करना भी अपने आप में एक कौशल है। निबंध लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि आप सही शीर्षक का चुनाव करिए। आपको ये नहीं करना है कि जो ज्वलंत मुद्दा है या बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत हॉट टॉपिक है, उसको जोश में आकर चुन लिया और अंत तक निभा नहीं पाए, क्योंकि उसमें हर एक पक्ष को आपको ध्यान में रखकर चलना होता है कि आप प्रस्तावना सिर्फ अच्छी न करें बल्कि मेन बॉडी भी उतनी ही शानदार हो और जो आपका उपसंहार हो उतना ही समाधान परक हो या फिर सुंदर कहा जा सके, संपूर्ण कहा जा सके। तो शीर्षक का चयन सावधानी से करिएगा और शीर्षक तीनों एक साथ ही चुन लीजिएगा। मतलब आपको यहाँ पे निबंध के टॉपिक दिए गए तो पहली जो लिस्ट होती है उसमें से आप एक निकाल लीजिए अपने काम का, जिससे कि आप शुरू से अंत तक अच्छा लिख पाते हैं। वैसे ही दोनों में से बाकी जो दोनों हैं उसमें से भी एक एक चुनकर सभी की ड्राफ्टिंग पहले कर डालिए। मतलब पहले प्रारूप तैयार कर डालिए। रफ एरिया में तीनों का बना लिया, उसके बाद तब लिखने का काम एक साथ शुरू करना है। नहीं तो लिखने के फ्लो में जब आप आ जाते हैं, फैलाने का काम शुरू कर देते हैं तो फिर सिकोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हमने प्रारूप बनाया। प्रारूप में पहले प्रस्तावना को आकार दीजिए। प्रस्तावना जब आपकी तैयार हो जाए, उठकर खड़ी हो जाए, तो उसी के ढांचे पर आप जो मूल विषय है, मूल विषय में केंद्र बिंदु क्या है? तिरंगा, जो कि हर घर में फहराया गया। तो तिरंगे पे जरा फोकस कर दीजिए कि तिरंगा असल में कैसा दिखता है। हालांकि सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि विषय की डिमांड है तो वो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद अभियान क्या है, असल में हर घर तिरंगा अभियान क्या है और इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। मतलब ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो ये हर घर तिरंगा अभियान उसी का एक प्रोडक्ट कहा जा सकता है, छोटा सा एक हिस्सा कहा जा सकता है। जो बड़ा उत्सव है वो तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो कि 75 साल पूरे होने के अवसर में मनाया जा रहा था। और अंत में उद्देश्य, किसी भी काम को करने का, विशेष रूप से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कर रही है तो उसका कोई खास उद्देश्य होगा। तो वो उद्देश्य क्या है और उसके साथ साथ निष्कर्षपूर्ण उपसंहार आपको करना है। निष्कर्ष इसमें क्या निकालेंगे ये तो कोई समस्या है नहीं, ये तो एक मुद्दा है जो कि अभी चल रहा है। तो इसमें आप अपनी ओर से कोई सुझाव दे सकते हैं कि देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को देश प्रेम से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा जैसे अभियान के समकक्ष ही कुछ और सार्थक अभियान क्या हो सकते हैं जिसको कि सरकार के द्वारा अपनाया जाना चाहिए या नागरिकों के द्वारा इसकी पहल होनी चाहिए। तो ऐसे आप समाधान कर सकते हैं। ये आपका प्रारूप जब तैयार हो जाए
तब इसी के आधार पर आप लिखना शुरू करें। तो यहाँ जो निबंध दिए गए हैं ये सिर्फ मॉडल हैं, आप ऐसा लिखें ये आवश्यक नहीं है, आप अपने शब्दों में लिखिएगा और हमेशा अपने ही शब्दों में लिखिएगा, क्योंकि उसी पर अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि झंडा समूचे राष्ट्र का प्रतीक होता है। ध्वज क्या है, या राष्ट्रीय चिन्ह जितने भी हैं ये सब राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह होते हैं। और एक प्रतीक में पूरे देश का गौरवशाली अतीत छिपा होता है। देश का संघर्ष, हर देश संघर्ष करता है, ऐसा नहीं है कि हम ही ने सिर्फ संघर्ष किया है। ये पूरी दुनिया जो है, दुनिया के जितने भी समृद्ध राष्ट्र हैं या कुछ कर रहे हैं तत्काल में, वो संघर्ष से ही उठकर खड़े हुए हैं। तो पूरा गौरवशाली अतीत, राष्ट्र के द्वारा किए गए संघर्ष, वर्तमान में जो स्थितियां हैं और भविष्य, सब कुछ उस चिन्ह में छिपा हुआ होता है, उस प्रतीक में छिपा हुआ होता है। 3 रंग में रंगा हुआ, तिरंगे की हम बात कर रहे हैं, तो 3 रंग में रंगा हुआ ये केवल खादी का टुकड़ा नहीं, बल्कि हर भारतवासी की गौरवशाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। ये हमारा गौरव है। झंडा हर राष्ट्रीय पर्व पर अनिवार्य रूप से लहराया गया, लेकिन अब एक नई पहल के तहत घर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो ये बीत चुका है प्रोग्राम, लेकिन चूंकि चर्चा में था तो एक टॉपिक के तौर पर यहाँ दे दिया गया। अब देखिए, यह अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की आज़ादी के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए थे, तो उसी में से एक ये भी था। हम अपने बृहत अतीत की गौरव गाथाओं को दोहरा रहे थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक महा आयोजन है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्षता मतलब प्रत्यक्ष रूप से, जिसका कि एक स्वर्णिम पक्ष है हर घर तिरंगा अभियान। आज़ादी की कीमत हम कैसे समझेंगे? जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका आदर करेंगे तभी तो उसकी कीमत समझ में आएगी, या कीमत दर्शाने का भी तरीका यही है। असली बात तो यह है कि जो आज़ादी हमको मिली है उसकी सही कीमत हम नहीं आंक सकते। वो वही समझ सकता है जिसने कि गुलामी देखी है, हमने गुलामी नहीं देखी। लेकिन अब ये सार्थक करने के लिए हम वापस जाकर गुलाम तो बन नहीं सकते, तो कम से कम जो चीज़ें हैं, जो धरोहरें हमारे लिए बची हुई है राष्ट्र की, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, अपनी विरासत का सम्मान करें। यही सच्चा देश प्रेम कहलाएगा। और ये हर घर तिरंगा अभियान जो है ये इसी से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब झंडे की बात हम कर रहे हैं, तो झंडा जैसा हम आज देखते हैं वैसा ही पहले से नहीं था। इसके स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और आमूल चूल बदलाव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 22 जुलाई 1947 का जो समय था, उसमें संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके द्वारा इसे अपना लिया गया। और पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। भारतीय ध्वज संहिता ध्वज के प्रदर्शन और उपयोग का नियमन करती है कि ध्वज को कैसे फहराया जाना चाहिए, क्या इसके सम्मान में बातें ध्यान रखनी चाहिए, कब इसको उतार लेना चाहिए, और उसमें यह भी उल्लिखित है कि ध्वज को कब झुकाया जाता है, किस अवसर पे। अब झंडे के जो 3 रंग हैं, इनके बारे में आप आमतौर पर जानते ही हैं। अगर एक समग्र रूप से देखा जाए तो ये पूरे भारतवर्ष के व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। असल में इसमें केसरिया रंग, जो कि सबसे ऊपर है, ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जिसमें कि असंख्य नाम और गुमनाम, नाम का मतलब जिनका कि नाम हम जानते हैं, ऐसे शहीद जिन्हें कि हम किताबों में पढ़ते हैं बाकायदा नाम और उनकी पूरी वंशावली के साथ। और ऐसे अनेक लोग हैं, वो तो सिर्फ गिने चुने हैं जिनके कि नाम हम जानते हैं। और ऐसे अनेक लोग हैं जो कि गुमनाम हैं, मतलब आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता है, कोई उन्हें जानता तक नहीं। हो सकता है कि उनके आस पास वाले या गाँव गिराव वाले लोग उन्हें जानते हों, लेकिन देश उन्हें नहीं जानता है। तो ऐसे गुमनाम और नाम से जुड़े हुए जितने भी शहीद हैं, उनको हम केसरिया रंग जब देखते हैं तो उसमें याद कर सकते हैं। जोशीला रक्त उमड़ता है इन शहीदों का, और ये देश की आज़ादी में काम आया। सफ़ेद रंग हमारे उज्ज्वल संस्कार और हमारी शांति प्रियता और वसुधैव कुटुंबकम की जो दृढ़ मंशा है उसको प्रकाशित करता है। पूरी वसुधा हमारा घर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है। तो सभी के सुखी रहने की अवधारणा और पूरी वसुधा को अपना कुटुंब यानी अपना परिवार मानने की अवधारणा, ये भारतीय संस्कृति के अलावा कहीं और देखने के लिए भी नहीं मिलती। और भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से भारतवासियों की रग रग में बसी हुई है। तो यहाँ पर हम उसे देखते हैं श्वेत कलर में, मतलब जो सफ़ेद कलर है। अब गुमनाम शहीदों के रक्त को हमने केसरिया में देखा, सफ़ेद रंग में हमारे उज्ज्वल संस्कार और हमारी शांति प्रियता दिखाई देती है, जबकि हरा रंग जो है वो हमारी शस्य श्यामला मातृभूमि का आवरण दिखाई देता है। ठीक, मतलब विस्तृत आंचल है हरा भरा भारत माँ का। हालांकि हरियाली हम ही छीन रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कल्पना करते हैं कि भारत भूमि हरी भरी है और हम सभी संतानों का पोषण करती है। इसी उपजाऊ धरती से हम सभी का पोषण होता है, हम इसी से उपजे हुए अनाज को खाते हैं, इसी के अंचल में खेलते हैं, बड़े होते हैं, अपने क्रियाकर्म करते हैं। और बीच में 24 तीलियों वाला एक सज्ज चक्र है, अशोक चक्र, जो कि मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। मनुष्य में 24 प्रकार के गुण होने चाहिए जो कि उसे सात्विक बनाते हैं। और यह गुण जो है ये धर्म के मार्ग के सोपान होते हैं। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो इन 24 गुणों का आपको अनुसरण करना होगा। अब ये जो सोपान है, इनका सबसे पहला ब्यौरा हमें श्रीमद् भगवत गीता में दिखाई देता है, और उसके बाद बुद्ध और अशोक उसी से प्रेरणा लेकर इसकी बात करते हैं। बुद्ध का धर्म कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी। उन्होंने जितने भी वैदिक ग्रंथ थे, जितना भी साहित्य था, धार्मिक साहित्य था, उसको पढ़ रखा था और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने उपदेश दिए।
अब ये ठीक है कि उसमें कुरीतियों और पाखंडों का उन्होंने बहिष्कार किया था, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रेरित वो यहीं से थे। तो उनका जो धम्म है वो इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर 24 गुणों का जो 24 मानवीय गुण हैं उनका इस चक्र से हमें ब्यौरा दिखाई देता है। इसके अलावा ये चक्र जो है ये शाश्वत चलने वाले धर्म चक्र को भी दर्शाता है। मतलब धर्म जो है वो शाश्वत है, उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। और धर्म का मतलब यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संप्रदायवाद से नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है धारण करने योग्य वस्तु, ऐसे गुण जो कि मनुष्य को धारण करने चाहिए। और ऐसे गुण कितने हैं? 24 गुण हैं। तो उसका ये ब्यौरा देता है। इसके बाद अब यहाँ से हम झंडे वाले ब्यौरे से नीचे आते हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान जो तत्काल में चल रहा है ये भारत सरकार के सौजन्य से गतिमान है, यानी गति पकड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसे अनुमोदन दिया गया और 22 जुलाई 2022 यहाँ आप देख रहे हैं समय जो है तत्काल का, तो मोदी जी के द्वारा इसे घोषित किया गया। भारत के लोगों के द्वारा इसे सफल बनाने की अपील की गई। मतलब भारत के लोगों से ये अपील की गई कि आप अपने घरों में झंडा फहराएं और उसका यथोचित सम्मान भी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ फहरा कर छोड़ दिया, वो फट रहा है, पानी में भीग रहा है, ऐसा नहीं। तो एक तय समय था, उतने में आप ध्वजारोहण अपने घर पे करिए। और इसके लिए पोस्ट ऑफिसों के सहारे या जो कार्यालय थे उनके माध्यम से भी झंडों का वितरण किया गया, कम मूल्यों पर या मुफ्त में ही। तो इस तरीके के काम हुए और 13 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक ध्वजारोहण का अनुरोध लोगों से किया गया। अब इस अभियान के तहत कई सारे कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। लोग वर्चुअल रूप से भी इस अभियान में हिस्सा ले रहे थे, बाकायदा सर्टिफिकेट इत्यादि दिए जा रहे थे। अभियान में भाग लेने के लिए वेबसाइट शुरू की गई थी। तो पूरा एक भव्य आयोजन किया गया, मतलब इसके लिए अलग से सब कुछ तैयार किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सारा जो प्रोग्राम था इसको करने का उद्देश्य क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ध्वज फहरा लिया अपने घर पे 3 दिन तक, तो उससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो अपने आप पैदा हो जाएगी और देश तुरंत उन्नति करने लगेगा, तो ये संभव नहीं है। ये सब कोरी कल्पना है। असलियत ये है कि मातृभूमि के प्रति प्रेम को जागृत करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया था। अब अगर आप प्रेम जागृत करने में सफल हो पाए, अब देश के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कर पाए, तब तो ये झंडा फहराना सार्थक है। और अगर आपने कर्तव्य बोध नहीं किया, फिर अपने ढर्रे पर आ गए और देश की धरती पर एक तरह का बोझ का आप काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, देश के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो झंडा फहराना व्यर्थ है। फिर आपको झंडे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये स्थितियां हैं। अब इसमें उद्देश्य भी यही है, प्रत्येक भारतवासी का अटूट संबंध उसकी मातृभूमि के साथ स्थापित करना। और होता है, अपनी माता के साथ जिस प्रकार हमारा लगाव होता है, हम उनसे लाख झगड़े कहा सुनी करें, उनकी बातें हमें कभी कभी कड़वी भी लग जाएं, लेकिन असल में वो होती है माता, तो अंत में हम उनसे जाकर जुड़ जाते हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते। तो वैसे ही हमारी मातृभूमि है। कितना भी हम इससे दूर भागने की कोशिश करें, हम ये देखें कि भारत पिछड़ा हुआ है और बाकी जो देश हैं वो आगे उन्नति कर रहे हैं, तो हमें वीजा पासपोर्ट बनवाकर दूसरे देश में बस जाना चाहिए, या यहाँ से पढ़ लिख कर गए और दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हों, लेकिन लगाव तो मातृभूमि से होता है। ठीक है, मातृभूमि ही होती है। तो ऐसी जन्मभूमि के प्रति अपना समर्पण दिखाने के उद्देश्य से या उससे खुद को जोड़ने के उद्देश्य से ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम चलाया गया था। औपचारिक स्तर ये था और इसे आत्मसात करना ये हर भारतवासी का कर्तव्य था। अब देखिए, हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संचार करेगा, ऐसा विश्वास था भारत सरकार का, और कुछ हद तक किया भी। व्यक्तिगत स्तर पर ध्वज से लोग जुड़ेंगे, ध्वज को जानेंगे, अपने ध्वज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब हरघरतिरंगा.com ये आधिकारिक वेबसाइट थी जहाँ से तमाम जानकारियाँ उपलब्ध थी। इसके अलावा इंडियन पोस्ट के जरिए भी तमाम तिरंगे से जुड़े हुए डाक टिकट और कार्ड, पोस्ट कार्ड और तिरंगे का वितरण किया जा रहा था अलग अलग मूल्यों पर, जो कि घर पहुंचाया जा रहा था और बहुत ही कम मार्जिन, कम दामों पर उसे रखा गया था। तो इस तरीके से ये पूरा अभियान चला। और अभी हाल फिलहाल की स्थिति क्या है, ये तो काफ़ी पीछे बीत चुका, 13 से 15 अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है। तो स्थिति ये है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना कितनी जागृत हुई है तो लोग अपने मन में जान सकते हैं, लेकिन लोगों ने तिरंगे को उतारना भी गंवारा नहीं समझा। 3 दिन बीत गए तो उसके बाद बहुत से घरों पर वैसे ही फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है। तो ये झंडे का अपमान है। झंडे को अगर आपने एक सम्मान के साथ वहाँ टांगा है, फहराया है, तो उसके बाद उसी सम्मान के साथ उसे समय बीत जाने के बाद उतार लीजिए, या तो रोज़ उसे फहराइए, फिर रोज़ शाम के समय उतारिए। उसके ध्वजारोहण का जो नियम है उसका पालन करिए। तो लोग इसे करना भूल जाते हैं, अपनी व्यस्तता में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें देशभक्ति और देश प्रेम के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को सम्मान दे रहे हैं तो गलती से भी उसका अपमान ना हो। और तिरंगा तो सिर्फ एक प्रतीक है, असल में हम अपनी मातृभूमि का सम्मान और अपमान करते हैं, और उसके लिए प्रत्येक भारतवासी को जागरूक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इस टॉपिक में लिखने के लिए तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं, बस आपको थोड़ा खुला मस्तिष्क रखकर सोचने की आवश्यकता है।